हम अक्सर दुनिया भर के चिड़ियाघरों में या बर्ड पार्क आदि में रंग बिरंगे बड़े तोते सरीखे पक्षी देखते हैं जिन्हें मकाओ कहा जाता है। इन्हीं में से एक है स्पिक्स मकाओ या लिटिल ब्लू मकाओ। मकाओ की यह किस्म केवल दुनिया में ब्राजील में पाई जाती रही है। साल 2019 में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी जंगल से लुप्त घोषित कर दिया था। यानी दुनिया में कहीं भी इस मकाओ प्रजाति का कोई एक पक्षी भी अपने प्राकृतिक निवास में मौजूद नहीं था। जो थे सिर्फ कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत कैप्टिविटी में यानी इंसानी कब्जे में थे। इस समय यानी मार्च 2025 में ब्राजील में घने जंगलों में अपने प्राकृतिक निवास से हजारों मील दूर एक अलग माहौल में और अलग मौसम में 26 स्पिक्स मकाओ वंतारा में मौजूद हैं। दोस्तों, सब गोलमाल है में बात फिर रिलायंस और अनंत अंबानी के वंतारा की। हमने पिछली बार मोदी जी की वंतारा सफारी से उपजे सवालों के बारे में चर्चा की थी। अब आने वाले दिनों में हम वहां रखे गए अलग अलग जानवरों से जुड़ी बातें करेंगे। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह की चर्चाओं व सवालों को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। वनतारा में अलग अलग जानवरों के पहुंचने या उन्हें हासिल करने की कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं। चाहे वो हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा हो या माउंटेन गोरिल्ला है या फिर कुछ समय पहले लुप्त प्राय घोषित किया जा चुका स्पिक्स मकाओ। वनतारा के लिए हाथी के अलावा बाकी जानवर हासिल करने का जिम्मा देखने वाले ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ने जो अंतर्राष्ट्रीय सौदे किए हैं उनमें से स्पिक्स मकाओ का सौदा भी संदेह के घेरे में आता है। यह मकाओ दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। एक जर्मन नेचुरलिस्ट गियोर्ग मार्ग्रेव ने सबसे पहले इसके बारे में 1638 में ब्यौरा लिखा था, लेकिन इसे नाम मिला एक अन्य जर्मन नेचुरलिस्ट जोहान बैप्टिस्ट वॉन स्पिक्स का, जिन्होंने ब्राजील के उत्तर पूर्व बाहिया में रियो साओ फ्रांसिस्को के किनारे 1819 में ऐसा एक पक्षी पकड़ा था। हल्के नीले रंग का यह मकाओ मुख्य रूप से अवैध व्यापार की वजह से 1990 के दशक के मध्य में ब्राजील में जंगलों में अपने प्राकृतिक निवास से गायब हो गया था। यहाँ तक कि इंसानी कब्जे यानी कैप्टिविटी में मौजूद स्पिक्स मकाओ की संख्या में भी तेजी से गिरावट आई और 1996 में इनकी संख्या केवल 36 रह गई थी। काफ़ी कोशिशों के बाद इस दशक की शुरुआत में इन मकाओं की संख्या 204 हो गई थी और तकरीबन ये सारे पक्षी जर्मनी की एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड पैरेट्स यानी ACTP के पास थे। वनतारा के बारे में हिमाल साउथ एशियन में M राजशेखर की मार्च 2024 में आई जिस रिपोर्ट का हवाला हमने पिछली बार दिया था, वह बताती है कि साल 2020 में इन 204 मकाओ में से 52 को फिर से ब्राजील भेज दिया गया, जहां इस प्रजाति को उसके मूल प्राकृतिक निवास में फिर से भेजने की कोशिशें चल रही थी। और फिर 2022-23 में अचानक ACTP ने 26 स्पिक्स मकाओ ग्रीन जूलॉजिकल को सौंप दिए। इसके अलावा उसने 8 सेंट विंसेंट अमेजन और 4 लियर्स मकाओ भी भेजे। अब ACTP का यह फैसला वन्य जीव जानकारों को हैरान करने वाला था। जब पहले ही दुनिया में स्पिक्स मकाओ इतनी कम संख्या में बचे हैं और ब्राजील में उन्हें फिर से प्राकृतिक निवास में भेजने की कोशिशें चल रही हैं, तो ऐसे में क्यों वो 26 पक्षी इतनी दूर ऐसी जगह भेजे गए जो उनका प्राकृतिक निवास नहीं है? एक एंडेंजर्ड प्रजाति को एक नए माहौल में क्यों भेजा गया, वह भी दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के परिसर में स्थित एक केंद्र में? ध्यान दीजिए कि यह बात उस समय की है जब भारत में किसी को वनतारा के बारे में कुछ भी पता तक न था। नवंबर 2023 में साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज की एक महत्वपूर्ण बैठक में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम करने वाले कई NGO ने ACTP द्वारा पक्षियों के हस्तांतरण पर सवाल उठाए थे। इन्हीं में वनतारा को भेजे गए स्पिक्स मकाओ का मुद्दा भी उठा,
जिसे यूरोपीय अधिकारियों ने भी हरी झंडी दे रखी थी। हालांकि उस मीटिंग में एसीटीपी और ग्रीन जूलॉजिकल ने इस हस्तांतरण को जायज़ बताया और कहा कि वंतारा में इन मकाओ के लिए कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। लेकिन इस पर ब्राजील के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके देश ने इन मकाओ को जामनगर भेजने की कभी मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन जूलॉजिकल ब्राजील सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्पिक्स मकाओ पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं है। ब्राजील का तो मानना है कि यह पक्षी जहां कहीं भी मौजूद हो उसे वापस ब्राजील की संस्थाओं के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ब्राजील ही उनका मूल निवास है। किसी जोखिम से बचने के लिए अगर पक्षियों की आबादी को अलग अलग जगहों पर रखना जरूरी भी हो तो भी उन्हें प्राथमिक तौर पे तो ब्राजील की संस्थाओं में भेजा जाना चाहिए, जो इनके रख रखाव में पूरी तरह से सक्षम है। हिमाल की रिपोर्ट में एसीटीपी ने कहा है कि वह अपने सारे पक्षियों को एक ही जगह पर रखने के बायोसिक्योरिटी जोखिम को कम करने के लिए उन्हें रखने की दूसरी जगह भी विकसित करने पर काम कर रहा है। स्पिक्स मकाओ ग्रीन जूलॉजिकल को ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत ही दिए गए हैं और वह हमेशा एसीटीपी के तहत चल रहे स्पिक्स मकाओ के मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत ही रहेंगे। उसका कहना था कि इसमें कोई कमर्शियल लेन देन नहीं है। एसीटीपी का यह भी कहना है कि उसने अपनी योजनाओं के बारे में ब्राजील के पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा की थी, जिसने इस पर रजामंदी जाहिर की थी। बकौल एसीटीपी साइट्स की मीटिंग में आपत्ति जाहिर करने वाले ब्राजीली प्रतिनिधि इससे वाकिफ नहीं थे और उन्होंने बाद में सब स्पष्टीकरण देने पर अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। ग्रीन जूलॉजिकल का भी कहना था कि उसने ब्राजील सरकार के संबद्ध विभाग की मंजूरी से एसीटीपी के साथ ब्रीडिंग लोन करार किया है और वंतारा में हम एंडेंजर्ड स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और बाद में जानवरों जिनमें स्पिक्स मकाओ भी शामिल है को उनके प्राकृतिक निवास में छोड़ दिया जाएगा। एसीटीपी का कहना है कि ग्रीन जूलॉजिकल को इसलिए चुना गया क्योंकि उनके पास दुनिया में सबसे बेहतरीन सुविधाएं और विशेषज्ञ हैं। लेकिन वन्य जीव अपराधों पर निगाह रखने वाले जानकारों का सवाल यही है कि अगर एसीटीपी को अपने पक्षियों को अलग अलग जगहों पर ही रखना है तो क्या उन्हें अपने मूल निवास के नज़दीक कहीं रखा जाता? क्यों उन्होंने भारत को चुना और उसमें भी एक सूखे राज्य को, और उसमें भी उस इलाके को जो एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के बगल में है? जाहिर है कुछ तो सवाल हैं जिनके जवाब मिल नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। शुक्रिया।